कल अपन बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन में अपन ने टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे कल तक अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा। तो ऑक्सीडेशन मींस क्या होता था? सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या दो डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की? या तो आप उसको ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो गेन बोलोगे, अगर लॉस की फॉर्म में बोलना चाहते हो तो हाइड्रोजन का लॉस, और रिडक्शन की फॉर्म में ऑक्सीजन का लॉस एंड किसका? हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये कहलाती थी अपनी क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है ना। तो अपन ने ऑक्सीडेशन के बाद फिर मैंने आपको इसको आपको एक इक्वेशन लिखाई CuO वाली, है ना, और फिर अपन उसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करवा रहे थे तो अगेन अपन को क्या मिल जा रहा था? कॉपर मिल जा रहा था। और रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जिनके अंदर बोथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उन इक्वेशंस को, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं कि अपना आप नोट करके एक पॉइंट लिखिए, लास्ट इसमें एक ही पॉइंट रह गया था, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, ये पहले ऑक्सीडाइजिंग लिखेगा और फिर है रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपन ने दो इक्वेशन पढ़ी थी। ये इक्वेशन सिंपली किसकी थी? सिर्फ ऑक्सीडेशन की। लेकिन ये जो इक्वेशन है दैट इज दिस, ये क्या है? कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो। अब बात आती है, अपन ने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन के अंदर उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और ऑक्सी जो भी कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए ये कॉपर पहले सिंपल था, जब ये ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका हो क्या गया? अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हो गया। ये भी बात करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज रिड्यूस। अब बात आती है, एक कंपोनेंट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? एक मतलब हिंदी में मतलब होता है दलाल। दलाल का मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक को काम करने के लिए जिसके थ्रू अपन करते हैं, लाइक अगर बात की जाए कि अगर किसी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो किसके थ्रू, मतलब हाउ, और किसके थ्रू मतलब बाय हुम, जैसे बोलते हैं ना, किसके थ्रू, बाय हुम, मतलब कौन उसको परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन में। तो अगर मैं बात करूं कॉपर के अंदर, कॉपर को सिंपली अपन क्या करते हैं? एयर के अंदर रखते ही, मतलब सिंपली बर्न भी तो करना है इसको, लेकिन क्या एयर होना बहुत जरूरी है? तो एयर ने इस कॉपर को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहां पे जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगी? एयर होगी। कौन कर रहा है? किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू दी एयर। अगर मैं इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इस एयर को हटा दूं तो क्या कभी भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अगर कोई भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है तो वो किस वजह से, किस कंपोनेंट या किस कंपाउंड की वजह से होती है, तो उस एजेंट को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह अगर किसी इक्वेशन के अंदर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये मैं कंप्लीट लिख देता हूं, रिडक्शन हो रहा है, तो उस रिडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है, क्या करवाने के लिए? रिडक्शन करवाने के लिए, तो उस प्रोसेस, उस कंपोनेंट या उस जिसके थ्रू वो प्रोसेस हो रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो जैसे यहां पे बात की जाए, ये अपना क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, ये इक्वेशन थी, और ये यहां पे क्या हुआ? अपना रिडक्शन हुआ। तो अब जो यहां पे रिडक्शन हुआ है, ये अल्टीमेटली किसकी वजह से हुआ है? हाइड्रोजन की वजह से। तो यहां पे आपका हाइड्रोजन क्या है? अल्टीमेटली रिड्यूसिंग एजेंट
एजेंट है ना। आप ये मत क्या इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन एजेंट क्या है, हाइड्रोजन इसका एजेंट है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इस मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, तो ऑक्सीजन कहां पे इंक्लूडेड है, इस CuO में। तो इस हाइड्रोजन के अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है उसके अंदर एजेंट क्या है आपका, CuO। अगर ये CuO नहीं होता तो क्या कभी, अगर नहीं होता तो क्या कभी H2O बनता, मतलब ऑक्सीडेशन होती, परफॉर्म नहीं होती। तो क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन के अंदर आपका जो ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो आपका ऑक्सीडेशन के अंदर जो आपका एजेंट है वो क्या होगा, दिस इज एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा इसमें, CuO। और अगर इसके इस H2 की बात की जाए तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। तो अगर आपको एजेंट याद रखना हो तो ऑक्सीडेशन का जो अपोजिट जो टर्म है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के अंदर जो हेल्प कर रहा है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात समझ में आई एजेंट के बारे में। तो इसके बारे में फाइनल डेफिनेशन लिखिए नोट के अंदर। लिखिए द substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. The substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent, और एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और द सब्सटेंस, और सिमिलर डेफिनेशन क्या कर सकते हो, जो रिमूव करे ऑक्सीडेशन की। जैसे आपने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो सेम टू सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी कितनी डेफिनेशन हो जाएगी, वो जैसे ऐड के लिए बात कर रहे हो, अब क्या कर दोगे, रिमूव हाइड्रोजन। तो लिखिए द सब्सटेंस विच रिमूव्स, और करके है ना, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो called an oxidizing agent, is also called as an oxidizing agent। ठीक है, फिर लिखिए, तो ये बात हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नोट के अंदर ही चल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। The substance which gives hydrogen, the substance which gives hydrogen for reduction is called the substance which gives hydrogen for reduction is called a reducing agent. The substance which gives hydrogen for reduction is called a reducing agent। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, removes oxygen। ठीक है ना, तो लिखिए, और the substance which removes oxygen is called a reducing agent। तो ये बात हो गई अपनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो कंप्लीट प्रोसेस थी उसके बारे में। तो आई होप समझ में आया होगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ।
अब देखिए हम बात कर रहे हैं, लिख लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक रिएक्शन पढ़ी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई भी चीज के बारे में अपन बात करते हैं तो वो अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करती है उसके बारे में अपने जानना जरूरी है। तो मैंने ऑल्दो जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था आपको कि ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब ये होता है, इट मींस दैट समथिंग विच गेट एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन अपने डे टू डे प्रेजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन है रूम में, बाहर ऑक्सीजन है, हर जगह एटमॉस्फेयर में क्या है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पड़ी हुई है। तो क्या होगा, जो भी कंपाउंड अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब वो उस कंपाउंड या एलिमेंट पे डिपेंड करता है, वो उसके साथ रिग्रेसली रिएक्ट करता है या बहुत कोई इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लाइक जैसे अगर आप मेटल की बात करें, क्या ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? बहुत कम। मतलब जैसे मैं बात करूं, अभी एक ये चेयर है, अभी ये ड्राई कंडीशन में, मतलब यहाँ पे पानी वानी नहीं लग रहा है, तो क्या ये खराब होगी? नहीं होगी, चल रही है चीज। लेकिन अगर मैं इसको, अभी एयर है, इसी लकड़ी को, इसी वुड को अगर मैं पानी के वहां डाल दूं तो किस चीज का कॉम्बिनेशन हो गया, वाटर प्लस ऑक्सीजन, तब ये लकड़ी डेट्रॉइट होगी, खत्म होगी, धीरे धीरे जो इसकी जो डे, इसकी जो लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, वो क्या होगी, खत्म होगी। तो ऐसा हो रहा है। तो लेकिन अगर ऐसा है कि सिर्फ वहां से ऑक्सीजन हटा दूं, सिर्फ पानी पानी हो, तो भी खराब नहीं होगी पूरी तरह, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी कोई चीज आती है, लाइक अभी अलग अलग कंपोनेंट्स की, मेटल्स की बात करें, कोई भी मैटर, तो वो उस पर इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, दो टर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, एक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहले बात आती है कोरोजन की। अब व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन का जो इट इज लिंक्ड फॉर मेटल्स, किसके लिए? कोई भी मेटल्स। तो मेटल्स में क्या क्या आ सकता है आपका? आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, जितने भी प्रकार के जो हार्ड मेटल्स है, जो अपन डे टू डे लाइफ में जैसे बात करें, ये आपका क्या है? एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है ना। और लाइक चेयर की जो आपके नीचे का वो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? आयरन का है। तो आप क्या करते हो, जब डे टू डे लाइफ में, आपको मैंने शुरुआत में कूलर का एग्जाम्पल बताया था, जब तक गर्मी थी तब तक आपने कूलर को यूज किया, फिर ऊपर कबाड़ में फेंक आए, तो जब अगली साल वापस आप उठा के लेके आए तो आपने देखा जैसा कूलर आप नया लाए थे वैसा नहीं हुआ है। एक तो उसके ऊपर एक पूरी की पूरी लेयर जम गई है ना। और जब लेयर जमती है, जो पहले उसकी स्ट्रेंथ थी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ थी, वो क्या हुई है? खत्म हुई है, डेटरोएट हुई है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि मेटल्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर, है ना, तो वो क्या होते हैं? कोरोड होते हैं। तो क्या सिर्फ बात की जाए एयर के साथ ही कोरोड होते हैं? और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, एसिड्स, लाइक एनी अदर केमिकल्स, तो वो क्या होते हैं? कोरोड होते हैं। और जब इस कोरोड होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोरोजन। जन मतलब ऐसा, इट शो सम प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जब कोई एक कंप्लीट जो मेरे पास मेटल था वो डेटरोएट हुआ, तो उस प्रोसेस की को बोलेंगे कोरोजन। तो इसके अंदर चाहे आपका आयरन हो, तो आयरन के केस में जब वो कोरोड होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन या Fe। क्या बोला जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो एक एग्जांपल आप जो डेली देखते हो, दैट इज आयरन का। और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं कॉपर की, आपका कॉपर डेटरोएट होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जो अपने आपके जो वायर्स हैं, कौन से? हाई टेंशन जो लाइन है अपने पास से जा रही है, ये किस में अपन यूज कर रहे हैं? यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। फिर बात करें अपने जो वायर्स है घर में अपने जो वायर्स आते हैं उसमें होता है कॉपर, वो भी डेटरोएट। अब उसको पड़े रहने दो, है ना। जो आपका लोटा होता है वो अपना यूजुअली अपन कॉपर का बोलते हैं ना, कॉपर का अच्छा होता है, पानी पीना चाहिए, वो भी साल के साथ जैसे अगर पड़ा रहेगा तो वो भी डेटरोएट होता है धीरे धीरे। एयर या वाटर के साथ ना करता हो तो किसी केमिकल के साथ कोरोड होता है। तो कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू मेटल्स अपना कोरोड होता है, खराब होता है, उसकी लाइफ खत्म होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, समझ में आया कोरोजन? तो लिखिए, तो इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एयर, वाटर, एसिड्स, केमिकल्स, एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो लिखिए
इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कोरोजन, कोरोजन के बारे में लिखिए। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds, conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids, gases, chemicals, etc. present in the atmosphere is called corrosion. एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। छोटी सी सब हेडिंग डालिए इसमें, रस्टिंग छोटी सी, आप सिमिलर पेन यूज करते हो तो लिख लीजिए रस्टिंग। तो रस्टिंग के केस में क्या होगा? यहां पे कौन सा मेटल कोरोड होगा? रस्टिंग किसमें होती है? आयरन में। तो लिखिए इसमें आयरन व्हेन reacts with oxygen and moisture forms, वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे कलर का होता है? लिटिल बिट रेडिश होता है ना, लाल लाल कलर का, ब्राउनिश रेडिश सा। तो लिखिए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस which is called rust। और ये इक्वेशन लिखिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। अपना सिंपल क्या था? आयरन था, देखो सिंपली अपना आयरन था, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर या फिर वाटर। आप ये याद रखना रस्टिंग तभी होगी, सीधा सिंपल। आप देखो एक एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, आपने 9th में भी शायद पढ़ा होगा, आगे भी अभी मैं बताऊंगा जब एसिड बेस वगैरह पढ़ेंगे, कि सपोज ये यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से देखिएगा। एक मैंने नेल ली, कील है ना, इसको मैंने क्या किया, ये वाटर है, इसको मैंने एक नेल को ऐसे डिप किया, ठीक है ना, आधा पानी में आधा बाहर। एक को मैंने कंप्लीट डिप कर दिया है ना, और एक को मैंने डिप नहीं किया। तो मैंने देखा, अब बता सकता है कि किस किस केस के अंदर कोरोजन रस्टिंग होगी? फर्स्ट वाले में होगी, सेकंड वाले में नहीं होगी, और थर्ड वाले में भी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रस्टिंग की 2 कंडीशन है, कि उसको ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए और ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर में अल्टीमेटली क्या होता है? वाटर, पानी, नमी होती है। तो पहले केस में बात की जाए तो ये वाटर था, तो इसको पानी भी मिला और साथ साथ बाहर से कम इन कांटेक्ट विद एयर या फिर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रस्टिंग हुई। दूसरे केस में यहाँ पे पानी मिला, H2O तो मिला, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, तो रस्टिंग नहीं हुई। और थर्ड केस में सिर्फ एयर मिली लेकिन H2O नहीं मिला, तो रस्टिंग नहीं हुई। तो सिर्फ एक केस में रस्टिंग हुई। तो वही इक्वेशन ये कि Fe + O2 + H2O, देन उसने जो कंपाउंड बनाया उसे बोला गया अपन ने रस्ट। जो आपका रेडिश सा स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको बोलते हैं Fe2O3.X H2O, ठीक है। ये किसका कंपाउंड है? रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए,
हाँ, x यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना होगा, कितने मल्टीपल में होगा, 1 2 3, तो वो x उससे शो करते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल है, यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, इस पर जैसे x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरह से। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये x यहाँ पे कोई वो नहीं है, कंपाउंड नहीं है, सिंपल वेरिएबल है, ठीक है ना, लिख लिया। अब लिखिए नोट करके, rusting of iron is a redox reaction. Rusting of iron is a redox reaction, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है रेडॉक्स है, रेडॉक्स का मतलब क्या है, उसके अंदर दोनों ही प्रोसेसेस हो रही है, मींस ऑक्सीडेशन भी और ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर ही रहा है, साथ साथ जो रिडक्शन है हाइड्रोजन के जिसकी फॉर्म में बोलते हैं तो वो भी हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये तो बात करी अपन ने कोरोजन के। तो अब बात आती है कि कोई भी मेटल है तो वो तो रिएक्ट करेगा भाई, आप तो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, बरसात मत होना, पानी मत होना, कि भाई आप अगर कोई मेटल आप बाहर कोई आपकी इंडस्ट्री है तो वो तो कम इन कांटेक्ट में आएगी पानी के से। तो अब कैसे रोका जाए कि आपका मेटल है वो कोरोड ना हो, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। लाइक आपने देखा होगा अपन करते हैं रेड ऑक्साइड, पहले एक रेड ऑक्साइड होता है, मींस सिंपली पेंट करना, क्या करना, पेंट। रेड ऑक्साइड होता है, वो दिख रहा है वो ब्राउनिश सा कलर उस गेट के पीछे दिख रहा है, तो ये होता है रेड ऑक्साइड का एक डब्बा आता है, पेंट सा होता है, तो उसको रेड ऑक्साइड करते हैं। ये क्या करेगा कि मान लीजिए ये आपका एक मेटल की बॉडी है, तो ये यहाँ पे एक क्या कर लेगा, लेयर फॉर्म कर लेगा। रेड ऑक्साइड के ऊपर किया जाता है पेंट, क्या किया जाता है, ब्लैक कर लो, कोई सा भी कर लो, तो रेड ऑक्साइड नीचे, रेड ऑक्साइड जल्दी से हटती नहीं है और पेंट हट जाता है, लेकिन दो कवरिंग हो गई। तो ये किसकी कवरिंग थी, रेड ऑक्साइड की, और ये कवरिंग थी पेंट की। अब जब ये कवरिंग आ गई तो इसने क्या किया, इसने एयर एंड वाटर से इसका क्या कर दिया, एक बैरियर बना दिया, और बैरियर बना दिया तो ये कम इन कांटेक्ट विद एयर एज वेल एज विद वाटर, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो क्या नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी या फिर कोरोजन की प्रोसेस। तो एक मेथड क्या हो गया, ऑयलिंग कर देना, और इसी ऑयलिंग को भी एक टर्म, एक ये हो गया पेंट कर देना, एक बोलते हैं ग्रीसिंग कर देना, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग का मतलब होता है सिंपली जो भी मेटल है उस पे ग्रीस, आपने देखा है साइकिल्स में लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। ऑयलिंग को भी उसी को बोलेंगे कि ऑयल की एक लेयर फॉर्म कर दी, तो लेयर फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन एक फिजिकल बैरियर आ गया उस मेटल के बीच में, प्योर मेटल के बीच में, और किसके बीच में, प्योर मेटल और एयर एंड वाटर के बीच में। और एक टर्म होती है दैट इज गैल्वेनाइजेशन, है ना। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर अल्टीमेटली क्या करते हैं, इट इज ये तो बहुत इजी मेथड्स होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, लाइक अगर ये कोई मेटल है, लाइक ये आयरन है ना, आयरन पे मैं क्या करूंगा, एक ऐसा मेटल लूंगा जो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। तो कौन सा, क्रोमियम हुआ, और क्या क्या होता है, जिंक भी होता है ना। तो हाँ निकल, अभी जैसे मैं बताऊं, आपने पाइप देखे हैं, पानी के पाइप, जो टंकी पे पानी का पाइप आता है, क्या उस पे कभी आप पेंट करते हो, नहीं करते। तो वहां पे क्या किया जाता है कि पूरी की पूरी विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं कि जो आपका प्योर मेटल है, आयरन है या एल्यूमिनियम है, उस पे इस मेथड के थ्रू पूरी की पूरी लेयर चढ़ा देते हैं एक अदर मेटल की, जो सस्ता भी हो और चीप हो, अदर मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जो नॉन रिएक्टिव है। क्या है, नॉन रिएक्टिव है विद एयर एंड वाटर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेन जो मेटल आप यूज कर रहे हैं वो बचा का बचा रह गया ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑल्दो इसे अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मेटल्स, उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अभी के लिए आप जान लो कि गैल्वेनाइजेशन किस लिए यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट दी कोरोजन। तो ये कुछ मेथड, हाँ अच्छा हट गया, कोई बात नहीं, आपने समझ लिया तो इतना याद रहेगा, ठीक है ना। तो देख लेंगे, मेरे हिसाब से मेटल्स नॉन मेटल्स में कुछ हटाया क्या, चलो मैंने देखा नहीं है एक्सेस। हाँ तो अभी समझ में आ गया गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मेथड्स किसके हुए, टू प्रोटेक्ट दी कोरोजन। तो लिखिए, एक पॉइंट लिखिए पहले,
कोरोजन weakens the iron and steel objects and structures है उसमें structures such as railings देखी होगी आपने घर में, रेलिंग्स कॉमा कार बॉडीज कॉमा ब्रिजेस एंड शिप्स एक्सेट्रा, जहां भी मेटल्स यूज होते हैं ना, शिप्स एक्सेट्रा, एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, और उसकी लाइफ को क्या करता है, छोटा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग या कोरोजन, एक ही बात है, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग स्लैश कोरोजन। फर्स्ट लिखिए बाय पेंटिंग, और उसके आगे लिख दीजिए लाइक रेड ऑक्साइड एंड जनरल पेंट्स। रेड ऑक्साइड याद रहेगा ना, ये तो आपने सुना भी होगा मे बी, है ना, करते हैं ना, बोले कि चलो घर पे लगवा देते हैं, बोले चलो भाई रेड ऑक्साइड ही कर ले, है ना, ठीक है, गर्मियों में यही काम रहता है ना। चलो लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, थर्ड लिखिए, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, थर्ड लिखिए, बाय गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन वहां से हटा दिया तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो उसके बारे में, मेरे को लगा था वहां है तो वहां बताऊंगा, चलो लिख लो, इन दिस प्रोसेस वी सिंपली cover the metal with the help of another metal which is non-reactive to air and moisture like zinc, chromium and nickel। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस हो गई गैल्वेनाइजेशन की। ठीक है, तो समझ में आ गया, दिस इज कोरोजन। तो कोरोजन समझ में आया सभी को, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बन जाता है ना, जनरल ज़्यादा लंबा नहीं, 1-2 मार्क्स का एनसीडीटी से कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। अब लिखिए, नेक्स्ट है सेकंड, रेंसिडिटी। अब देखिए इधर, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी क्या होता है, हम सब जानते हैं, इट इज अगेन द इफेक्ट ऑफ
ऑक्सीडेशन। तो हम सब जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी अपन जो फूड स्टफ खाते हैं, तो उसमें यूजुअली क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इस टाइप की चीजें होती है। तो हम देखते हैं लाइक जैसे ही हमने अभी बनाया तो हम इजीली खा रहे थे, मोस्टली भाई फ्रिज में रख दिया, अगले दिन खा लिया, और ज्यादा किसी की हिम्मत है तो उसके अगले दिन भी खा लिया। लेकिन आपने 1-2 दिन के बाद उसमें देयर इज ए स्मेल कमिंग आउट ऑफ इट, एक स्मेल आती है, और अगर आप उसको टेस्ट भी करते हो तो क्या वो वैसी रहती है जैसा ओरिजिनली थी? नहीं। तो अब ऐसी क्या प्रोसेस हो रही है, जो खाना हमने पहले खाया था अब वो वैसा नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आपका फूड स्टफ में आते हैं, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल्स, वो क्या कर रहे हैं, आपके ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके फूड स्टफ्स? तो उसके रिएक्शन की वजह से क्या होता है, देयर इज ए स्मेल कमिंग आउट ऑफ इट, है ना, और उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ वो अपनी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होते। अगर आपने इवन, चलो किसी की बॉडी उसको ठीक, कईयों के फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है तो क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, आपको फूड पॉइजनिंग। तो किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है भी कभी लाइफ में, है ना? मेरे को भी नहीं हुई, है ना? तो अपना तो एकदम मजबूत है मामला, है ना? तो मजबूत वो बॉडी के बॉडी होता है कि वो आपने शुरुआत से क्या खाया है क्या नहीं खाया है, लेकिन हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग में काफ़ी वॉमिटिंग तो नॉर्मली है ना, कि आपने क्या किया कि एक कोल्ड ड्रिंक भी टिका ली, एक बर्गर भी टिका लिया, एक पिज्जा भी टिका लिया, बोले शादी में फ्री का मिल रहा था, है ना? तो बोले कि फ्री का थप्पड़ और फ्री का खाना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपने छोड़ा नहीं, और फिर होता है ना ऐसा, फिर बोले कि बचपन में पर क्या करता था, बहुत बोले कि जब तक पेट फुल ना हो जाए ना तब तक छोड़ना नहीं है खाना। तो पूरा टिल एंड बोले कि कोई खुशबू छूट ना जाए, है ना? तो खुशबू छूट ना जाए के चक्कर में आप क्या कर लेते हो, बहुत सारा खा लेते हो। तो खा लेते हो तब भी क्या होता है, वॉमिटिंग होती है यूजुअली, लेकिन वो केस अलग है वहां पे। और कई बार क्या होता है, आपने जाए कहीं, जैसे मान लीजिए पतासी खा रहे हो, जैसे मान लो कोई, तो आजकल तो वैसे थोड़ा सा ढंग से बनाने लगे लोग। पहले तो क्या होता था, यही गर्मियों का वही मौसम, अरे बढ़िया पानी वानी एकदम गिर रहा है ना, नाक बह रहा है, तो सब घी पानी सब अंदर जा रहा है, बोले कि चलो भैया, बोले व्हाट ए टेस्ट है ना, बोले टेस्ट तो आया है ना, बोले लड़कियों को बड़ा स्वाद रहता है पतासी का है। तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो क्वालिटी दे यूज वो भी अच्छी नहीं होती। तो वो क्या होता है, क्वालिटी बहुत पुराने, लाइक आलू उन्होंने 1-2 दिन पहले के रख लिए, है ना? वैसे आजकल ठीक रखते हैं मोस्टली, जैसे, है ना? लेकिन मान लो कोई ऐसे कोई रैंडम बंदा है जिसकी कमी चलती होगी, तो वो 2-3 दिन के आलू पड़े हैं, तो बोले अब तो मैं बेच के जाऊंगा इन्हें। तो वो क्या हुए, वहां पे वो किसके साथ रिएक्ट कर गए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए। तो वहां की जो उनकी क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। तो उस प्रोसेस, वो प्रोसेस जहां पे जो भी आपका खाने पीने का जो फूड स्टफ्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद अब क्या करता है, वो खाने लायक नहीं है वैसे। तो उस प्रोसेस, जब वो पूरी तरह खराब हो चुका है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी, है ना? तो खाने के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सब देखे होंगे। अब बात करोगे कि लाइक मैंने बोला कि यूजुअली 1 से 2 दिन में चीजें खराब हो जाती है, लाइक रोटी हुई, दाल हुई, ये सब। लेकिन फिर बात आती है पिकल्स, अचार की। अचार हुए और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इवन 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक खराब नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो अब मैं बात करूं, लाइक आपने अचार का देखा है, ये अचार है। स्कूल में मैं रोज अचार लेके जाता था, रोज अचार, रोज आम का अचार। मेरे दोस्त लाते थे नमकीन, मैंने तू खा यार, बोले यार तेरा अचार अच्छा बना, हाँ बहुत अच्छा है, नमकीन इधर ला, अचार तू खा, है ना? तो मैं खाता था उसकी नमकीन, वो खाता था मेरा अचार, है ना? उसको बड़ा अच्छा लगता था अचार, तो मैं बोला खा। वो रोज नमकीन लाता था, उसकी मम्मी भी आलसी, मेरी मम्मी भी आलसी, है ना? तो बोले कि कौन सब्जी हो रहा है, कभी कभी बना देते थे। लेकिन मैं सच बता, मैं पर्सनली मतलब हमारे वक्त पता नहीं क्रेज था पता नहीं फौजी सोसाइटी में यूजुअली सब लोग ना मतलब अचार ही लाते थे। मतलब जैसे पब्लिक स्कूल्स में ऐसा होता था ना कि लाइक बच्चे, आज मम्मी ने सैंडविच भेजी, आज मम्मी ने ये भेजा है, हमारे कुछ नहीं, हमारे तो सबके टिप्पन में अचार ही खुल रहा है ना, ऐसा होता है ना? फौजी सोसाइटी में मतलब शुरू से एक ट्रेंड होता है। जैसे किसी का बर्थडे होता था तो हम कश्मीर में पता है क्या गिफ्ट करते थे, एक 5 रुपए की कॉपी और एक पेंसिल, ये हमारे गिफ्ट का ट्रेंड होता था। वो भी हमारे यही लेके आएगा,
जाएगा हम भी उसके यही लेके जाएंगे। मतलब हम कैंट में जहाँ रहते थे ना तो ऐसा होता था। तो क्योंकि भाई एक सब मीडियम क्लास की सोसाइटी, ना कोई ज़्यादा कोई अपर क्लास में ना ज़्यादा कोई लोअर क्लास में, एक मीडियम है भाई, सरकारी वाले लोग हैं, तो ऐसी स्थिति होती थी। अब कॉन्वेंट में तो मे बी जैसे मान लो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं तो वहाँ पे किसी को पेरेंट बहुत अमीर है ना, तो हमारे सब एक जैसे अच्छे भी होते थे नो डाउट, है ना, लेकिन मतलब एक वो रहता था, तो ये चीज़ें लाते थे। तो अब अचार की बात होती है तो वो खराब क्यों नहीं होता है। लाइक वहाँ पे भी अपन जो कंपोनेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपने अचार देखो, आपने अचार किस किस प्रकार के खाए हैं? आम का तो सबने खाया है, नींबू का सबने खाया है, क्या आपने करेले का अचार खाया है? करेले का, है ना, करेले का, गाजर का, मतलब जो भी कुछ बन सकता है ना, जो भी सब्जी डल सकती है उसका अचार वहाँ थापर में मिलता था रोज के। मैंने अरे इसका अचार कौन बनाता है ना, तो मतलब वो पड़ा रहता था, मैंने तो वही खाया था ना, मतलब वो मैस में मिलता है ना वहाँ, तो गाजर फाजर सब उसमें डाल के रख, मैंने बोले घास भी इसकी घास तो डाल के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं मतलब शायद मिक्स, तो वहाँ भी वही सब्जी है, वही वेजिटेबल है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जब भी गाजर जो भी अचार होता है, आपने एक चीज देखी होगी, जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये तो आप जैसे आप कोई भी अचार खरीदते हो, जैसे एक तो आप घर पे अचार बनाते हो और एक बाहर से खरीदते, तो जो बाहर वाला होता है यूजुअली थोड़ा सा खट्टा होता है, अपन को कई बार अच्छा भी लगता है खट्टा वाला, है ना, कि खट्टा ठीक लग रहा है, घर में कम थोड़ा कम तो खट्टा होता है। सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। और दूसरी चीज पिकल्स में क्या होता है कि बोलते हैं कि ऑयल है वो डाल के रखना। अच्छा, अगर ऑयल नहीं होता है तो आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर की जो बूफन टाइप आ जाती है वो भी आ जाती है। तो ऑयल और इस सॉल्ट से होता क्या है अल्टीमेटली, जब ऑयल की बात करें तो ऑयल अल्टीमेटली क्या कर लेता है? एक बैरियर का काम करता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या यहाँ पे वाटर का रोल है? नहीं है, लेकिन किसका रोल है इंपॉर्टेंट? ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को वो रोक देता है। तो ऑयल क्या काम करेगा और सॉल्ट्स क्या करता है उसकी? कोई बताएगा सॉल्ट्स अल्टीमेटली क्या कर देगा? सॉल्टीनेस बढ़ जाएगी। और सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव है। क्या है? प्रिजर्वेटिव। आपने 8th में भी पढ़ा होगा प्रिजर्वेटिव्स, है ना। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जो आपके फूड स्टफ्स को या कोई भी कंपाउंड को खराब होने से, डेटोरेट होने से रोके। तो प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट के साथ साथ एक कंपोनेंट आपने सुना होगा विनेगर। आपकी विनेगर आपने देखा हो नहीं देखा हो, मैं ऐसे तो होगा सबके ना, आजकल तो, पहले मैंने भी बहुत बाद में देखा था, है ना। विनेगर आप चाउमीन बनाते हैं तो वो विनेगर के वो उसके वो डालते हैं बोतल से, है ना, तो वो विनेगर होता है। तो विनेगर क्या काम करते हैं? थोड़ा सा उसका टेस्ट भी होता है, तो विनेगर भी एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। और सॉल्ट सबसे मतलब एक जनरल जो प्रिजर्वेटिव है जो अपन मोस्टली जनरल हाउस होल्ड्स में यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? सॉल्ट यूज। तो ये क्या करता है? उसको रोकता है कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस होता है रेंसिडिटी की, और ये इसके कुछ मेथड्स हुए इसको ठीक करने के। तो रेंसिडिटी में लिखिए। और हाँ, और एक तो तरीका ये हो गया। और जैसे मान लो आपके खाने की बात की जाए, और खाने को सही, जैसे मान लो फ्रिज में भी रखते हैं अपन, और एयर टाइट कंटेनर, मतलब कुछ टाइम तक आप बचा सकते हो। जैसे आप ट्रेन में आपने कभी जैसे मान लो लॉन्ग ट्रैवल किया है, जैसे लाइक आप जाते होंगे हरियाणा, है ना, तो वो भी मतलब 6-8-9 घंटे का सफर है, तो वो भी ठीक समय है ना। और आपने किया मतलब जिसमें रात लग रही हो, जैसे सुबह बैठ रहे हो, बेंगलोर गए हो, हाँ बेंगलोर में 42 आवर लगते हैं, मैं बेंगलोर गया हुआ हूँ, है ना, हाँ वही 24 मतलब 42 आवर मतलब 24 घंटे से। और तो अब अपन क्या करते हैं कि मतलब जैसे अब मैं तो यूजुअली नहीं करते हम लोग, लेकिन पहले क्या करते थे कि सब घर से बना के लेके चलेंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं भाई, मान लीजिए एक दिन का समय है, तो आप क्या करते हो कि एयर टाइट कंटेनर्स में यूज करते हो, है ना, तो करते हो ना। तो उसमें जैसे आजकल एयर टाइट कंटेनर आते हैं, जैसे उसको आप प्रेस करते हो तो उसके अंदर जो एयर है वो बाहर आ जाती है। उसमें क्या होता है, एक रबड़, जैसे मान लीजिए ये आपका है और एक रबड़ सा लगा हुआ होता है उसके ढक्कन पे, है ना, देखा होगा आपने रबड़ सा। जैसे उसको दबाओगे तो जो उसके अंदर जो एयर है वो क्या हो जाएगी, आउट, और क्या बच जाएगा, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम भी एक तरीका हो गया कि वैक्यूम क्रिएट कर दो एयर टाइट चैम्बर के थ्रू, एयर टाइट। और फिर बात आती है चिप्स की। चिप्स में वो बच्चे क्या सर, चिप्स भी तो आलू की तो यू है, वो भी तो चलती है काफी कम से कम, है ना। तो वहां पे जब उसको फ्लैश करते हैं तो वहां पे वो आप जो देखते हो उसमें सिंपल हवा नहीं होता। अपन बोलते हैं कि बोले कि ये तो हवा भरी हुई है ना, हवा नहीं होती है। हवा से तो बचाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन को फ्लैश किया जाता है। किसको किया जाता है, नाइट्रोजन को फ्लैश किया जाता है। तो फ्रिज, तो ये कुछ तरीके हो गए रेंसिडिटी को रोकने के। तो लिखिए
हाँ एसिटिक एसिड है ना इसमें, हाँ तो ये एसिड का ही होता है, लेकिन बहुत मतलब बहुत खतरनाक नहीं, माइल्ड नहीं है, बहुत वो है लो क्वालिटी में, इसकी पीएच बहुत कम है। ऐसे तो नींबू में भी एसिड है, सिट्रिक है, नींबू भी तो आप डालते हो। टमाटर किस लिए डालते हो? आप देखो सब्जी में टमाटर डाल रहे हैं, खट्टापन अल्टीमेटली कर क्यों रहे? ताकि वो खराब ना हो। खट्टापन, दही क्यों डालते हो? खराब ना हो। भाई आप जैसे बोलते यार चलो कल भी तो थोड़ा सा दही डाल दो, बोलते हैं दही डालने के बाद थोड़ा जाज, तो आपने क्या खट्टापन मतलब उसमें एसिडिटी को इंक्रीज कर दिया, एसिडिटी इंक्रीज कर दिया मतलब वो खराब जल्दी ना हो। ठीक है वो चीज। तो लिखिए रेंसिडिटी में द टेस्ट एंड ऑर्डर, ODOUR वाला ना, टेस्ट एंड ऑर्डर मतलब स्मेल है ना, ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल changes when they are left exposed to air, when they are left exposed to air for a long time, full stop, for a long time, full stop. This is called rancidity, full stop. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food materials, तो ये क्यों होती है रेंसिडिटी? जो भी खाने का जो स्टफ है उसमें आपके फैट्स और ऑयल होते हैं, वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। फिर लिखिए मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, पहला लिखिए बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड लिखिए वैक्यूम पैकिंग, थर्ड लिखिए रिप्लेसिंग चिप्स में क्या करते हैं? एयर को किससे रिप्लेस कर देते हैं? नाइट्रोजन से, तो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। और फोर्थ है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स, मतलब फ्रिज में रख लो सिंपली। फ्रिज में भी एक लिमिट के बाद खराब होता है, लेकिन फिर भी बच जाती है चीजें। फ्रिज में अल्टीमेटली क्या होता है? एक तो टेम्परेचर उसका क्या हो गया? कम लो हो गया ना, लो टेम्परेचर हो गया, तो लो टेम्परेचर के साथ जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में जल्दी से चीजें खराब होती है और सर्दियों में चीजें बची रहती है। क्यों बची रहती है? क्योंकि वो जो कांटेक्ट है उसका एटमॉस्फेरिक एयर के साथ वो जल्दी रिएक्ट नहीं होती इन द केस ऑफ कूलर टेम्परेचर, लेकिन जब बात करें हायर टेम्परेचर में वो जल्दी रिएक्ट करती हैं गैसेस। ठीक है ना? और नोट करके फाइनल पॉइंट लिखिए, नोट करके चिप्स के शौकीन लोगों के लिए चिप्स का भी मजा बोले ट्रेन बस में आता है ना, ऐसे बैठ के कोई मजा नहीं आता। तो लिखिए चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश FLUSH फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized, nitrogen to prevent the chips from getting oxidized।
ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी गैस यूज करते हैं, तो भूलना नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन। तो ये अपना होपफुली चैप्टर कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शन। तो इसको भी अपन ने उड़ा दिया फूक में, है ना। तो ऐसे करते करते सबको उड़ा देंगे अपन, है ना। तो कोई बहुत जल्दी या तेज, मैंने कभी कोई बढ़ाई नहीं स्पीड, तो भी इतनी जल्दी चीजें हो जा रही हैं। मैं सोचता अगर मैं तेज बढ़ाने लगूं तो फिर मतलब शायद ये तो मैं 15 दिन में 10th करा दूं, है ना। 15 दिन का भी कोर्स लॉन्च करें क्या? भले उसकी फीस है 200 रुपये, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा इतना कोर्स है ही नहीं 10th का। पता है आप लोगों को मैं लास्ट में ना, मैंने ना एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना, है ना, किसके 9th और 10th के दोनों के, लेकिन अभी आपको मैं दूंगा 10th के लिए ना। तो वो मतलब पूरी जो 10th है ना, पूरी 10th को मैंने शायद 25-30 पेजेस में 25-30 पेज में लिख रखी है, लेकिन वो मेरे बनाए हुए, वो मैंने बनाए थे बहुत साल पहले, मतलब वो साल नहीं 2-3 साल पहले मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना था, तो उसमें जनरल साइंस आ रही थी, तो उसके लिए बनाए थे। उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं चाहता हूं ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप भी ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। अभी तो जैसे मान लो आपको रिवाइज करना है, तो आप बहुत तेजी से पूरी की पूरी इतनी, मान लो इतनी कॉपी बन गई, है ना, तो टाइम लगता है शॉर्ट नोट्स को 2 मिनट में। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, ये अच्छी चीज है। तो आई होप चैप्टर समझ में आया, इजी था। तो अब अगले संडे को इसका टेस्ट होगा और अपना जो हेरिडिटी है, तो अब दोनों का टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अभी मेरे को कहीं निकलना है, तो फिर कल अपन स्टार्ट करते हैं वही अपना 4:30 पे, ठीक है। इसको बंद करो, एक बार मैं कुछ चीज बंद कर दूँ।